हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो देखिए, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है और यह दूसरे क्लॉज में आए किसी वर्ब यानी कि क्रिया, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। और यही काम एडवर्ब भी करता है, यानी कि जो काम एडवर्ब करेगा वही काम होगा एडवर्ब क्लॉज का। तो देखिए, यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। जैसे एग्जाम्पल हैं कुछ एडवर्ब क्लॉज के, जैसे सी कैन नॉट प्ले, वह नहीं खेल सकती है, बिकॉज सी इज़ इल, क्योंकि वह बीमार है। तो ये पूरा एडवर्ब क्लॉज है, बिकॉज सी इज़ इल, क्योंकि वह बीमार है। और ये जो बिकॉज है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो एडवर्ब क्लॉज में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा और ये पूरा सेंटेंस कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सहित ये पूरा सेंटेंस है एडवर्ब क्लॉज। और ये पूरा सेंटेंस यहाँ से ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि है एक एडवर्ब क्लॉज, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम इस कंजंक्शन से पहचान जाएंगे कि इस कंजंक्शन के बाद ये जो पूरी क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे दूसरा देखते हैं, इफ़ यू राइज अर्ली, यदि तुम जल्दी उठते हो, यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ, तो तुम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर लोगे। अब देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो किस प्रकार से सेंटेंस में वर्क करती है। ये या तो वर्ब की विशेषता बताएगा ये क्लॉज, या एडजेक्टिव की, या एडवर्ब की। देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है, सी कैन नॉट प्ले, वो खेल नहीं सकती है। अब खेलने की विशेषता है, खेल क्यों नहीं सकती, बिकॉज सी इज इल, क्योंकि वो बीमार है। तो ये जो क्लॉज आया है ये विशेषता बता रहा है प्ले वर्ब का। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग टाइम यानी कि समय, प्लेस यानी कि जगह या स्थान, रीजन यानी कि कारण, कंडीशन यानी कि शर्त, कंपैरिजन तुलना, कॉन्ट्रास्ट विरोध, रिजल्ट परिणाम, पर्पज उद्देश्य, मैनर यानी कि ढंग या तरीका प्रकट करता है। उसी के अनुसार एडवर्ब क्लॉज जोड़ने के लिए निम्न कंजंक्शन का प्रयोग होगा। टाइम वाले कंजंक्शन अलग हैं, प्लेस वाले अलग होंगे, हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए, टाइम बताने के लिए कौन कौन सी कंजंक्शन हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। व्हेन एवर मीन्स होता है जब कभी भी, व्हेन यानी कि जब, व्हाइल जबकि, टिल तक, अनटिल जब तक ना, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर बाद में, एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक, एज सुन एज जैसे ही, सिंस चूँकि। ये आप कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज रीडिंग अ लेटर, मैं एक पत्र पढ़ रहा था। माई फ्रेंड केम देन, मेरा मित्र तब आया। तो देखिए, इसको जोड़ेंगे, ये समय की बात है व्हेन से, व्हेन माई फ्रेंड केम, जब मेरा मित्र आया। और ये पूरा सेंटेंस, आई वॉज रीडिंग अ लेटर, मैं एक पत्र पढ़ रहा था। या इसको ऐसे कर सकते हैं, ये पीछे वाला वाक्य हम पहले लिखेंगे, आई वॉज रीडिंग अ लेटर, इसके बाद यहाँ से जोड़ देंगे। अब बीच में व्हेन होगा तो कॉमा नहीं लगेगा, व्हेन माई फ्रेंड केम। इसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस, ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा, ही रैन अवे, वह भागा। तो देखिए, इसमें कंजंक्शन लगेगा एज सुन एज, यानी कि जैसे ही। एज सुन एज ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा, ही रैन अवे, वह भागा। या देखिए, नो सूनर के बाद यहाँ पर कॉमा की जगह पर हम क्या लगाएंगे, देन।
नो सूनर के बाद देन लगता है। नो सूनर ज्यों ही डिड ही सी अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। देखिए ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब हम क्या करते हैं, नो सूनर के बाद पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद कर्ता लगेगा। अब ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो इसकी सहायक क्रिया, अगर इसमें हेड सहायक क्रिया लगी होती तब हम यहाँ पर हेड लगा देते। अब सहायक क्रिया डिड लग गई तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सी अ स्नेक। इसके बाद यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा, ये गलती से लिखा गया, यहाँ पर देन लगता है। नो सूनर के बाद देन आता है। उसके बाद ये पूरा दूसरा जो सेंटेंस है ये सेम टू सेम लिखा जाएगा, ही रैन अवे, वह भागा। नो सूनर डिड ही सी अ स्नेक देन ही रैन अवे, तो इस प्रकार से ये यूज होगा। अब देखिए ये पहले सहायक क्रिया आ चुकी है, फिर कर्ता आया है, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। इसमें नो सूनर वाले वाक्यों में इन्वर्जन का यूज होता है, इन्वर्जन बोलते हैं इसे। नो सूनर वाले वाक्यों में इन्वर्जन का यूज किया जाता है। या इसी वाक्य को हम वैन से भी बना सकते हैं, वैन ही सॉ स्नेक, जब उसने एक सांप देखा, ही रैन अवे, वह भागा। इसके बाद देखते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो देखिए इसमें हैड का यूज हुआ है, तो इसको किस प्रकार से सिंथेसाइज करेंगे। द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी, बिफोर आई वेंट टू स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले। अब देखिए बिफोर वाले वाक्यों में पहले हैड लगता है, आप इसको ऐसे याद रखिए। बिफोर यानी कि पहले, जो वाक्य पहले वाले होते हैं उनमें पहले हेड लगता है, जो बाद वाले होते हैं उनमें बाद में हेड लगता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा नियम, प्लेस बताने के लिए। प्लेस बताने के लिए कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं। वेयर मीन्स जहाँ, वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी। जैसे एग्जाम्पल है आई नो द स्ट्रीट, यानी कि मैं उस गली को जानता हूँ। योर फ्रेंड लिव्स देयर, तुम्हारा मित्र वहाँ रहता है। तो ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे, आई नो द स्ट्रीट, मैं उस गली को जानता हूँ। वेयर, इसमें वेयर लगेगा, वेयर योर फ्रेंड लिव्स, जहाँ तुम्हारा मित्र रहता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, गुरु नानक देव वेंट मैनी प्लेसेस, गुरु नानक देव कई जगहों पर गए। इसके बाद है ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह स्वागत किया जाता था। तो देखिए गुरु नानक देव वॉज वेलकम्ड, गुरु नानक देव का स्वागत किया जाता था, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, ही वेंट वो जाते थे। इसके बाद देखते हैं तीसरा, रीजन बताने के लिए यानी कि कारण बताने के लिए कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का अर्थ क्योंकि, सिंस चूंकि, एज क्योंकि। जैसे एग्जाम्पल है यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते हो। यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो देखिए यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते हो। बिकॉज क्योंकि, यू डू नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। आपको केवल ये कंजंक्शन अच्छे से याद करना है और सेंटेंस का हिंदी अर्थ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी अर्थ नहीं लगा पाएंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन यूज़ होगा। सबसे अच्छा तरीका होता है सिंथेसिस बनाने का, सेंटेंस का हिंदी अर्थ समझिए और उसको हिंदी में ही जोड़िए, अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर दीजिए। बस अनुवाद करने में आपको कठिनाई आएगी, आपको कंजंक्शन याद नहीं होगी, तो आप कंजंक्शन एक बार कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा सेंटेंस है आई रिस्पेक्ट माई टीचर, मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज़ वेरी लेबोरियस, वह बहुत मेहनती हैं। तो आई रिस्पेक्ट माई टीचर, मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ। बिकॉज क्योंकि, ही इज़ वेरी लेबोरियस, क्योंकि वह बहुत मेहनती हैं। चौथा देखिए, कंडीशन यानी कि शर्त बताने के लिए कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं। इफ़ यदि, अनलेस यदि नहीं, इन केस मीन्स होता है नहीं। जैसे देखिए वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। यू विल गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। तो देखिए ये ऐड होगा, ये पहला जो सेंटेंस था ये इम्परेटिव था, तो उसमें इम्परेटिव में जो है कर्ता यू छुपा रहता है, इसे हम इफ से जोड़ेंगे। तो इफ वाले वाक्य में क्या होता है, पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो।
दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, यू विल गेट गुड मार्क्स। इसके बाद देखते हैं दूसरा, कम हियर, इधर आओ, आई विल पे यू, मैं तुम्हें पे कर दूंगा, पैसे चुकता करूंगा। तो इफ़ यू कम हियर, यदि तुम इधर आते हो, आई विल पे यू, तो मैं आपको पे करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन बताने के लिए कौन सी कंजंक्शन, कंपैरिजन यानी कि तुलना, देन की अपेक्षा, सो इसलिए, एज डडेडस एज उतना, और दूसरे का अर्थ है जितना। ठीक है ना, ये यूज़ किए जाते हैं पॉजिटिव डिग्री में जब सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, और सो एज का यूज़ किया जाता है नेगेटिव में। पॉजिटिव डिग्री के लिए इनका भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव में यूज़ होते हैं, इनका भी अर्थ वही है सेम, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव के लिए। दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ फैट, वह मोटा है, यू आर नॉट सो फैट, तुम उतने मोटे नहीं हो। तो देखिए इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी, यानी कि देखिए ही इज़ फैट, वह मोटा है, यू आर नॉट सो फैट, तुम उतने मोटे नहीं हो, मतलब वह तुमसे मोटा है, तो ही इज़ फैटर देन यू। या ऐसे भी हो सकता है कि तुम उतने मोटे नहीं हो जितना कि वह है, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, सो फैट, उतने मोटे जितने की वह है। ठीक है ना, यहाँ पर हम इज़ भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तब भी ये कंप्लीट माना जाएगा। देखिए नेगेटिव था तो सो एज लगा है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इसी का, यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम मजबूत हो, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग, मैं भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज, तुम उतने स्ट्रॉन्ग हो जितने की मैं, आई एम, जितना कि मैं हूँ। तीसरा, राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम अधिक बुद्धिमान है, आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम बुद्धिमान हूँ, यानी कि मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना कि राम, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। इसके बाद देखते हैं छठवां, कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोध बताने के लिए कौन सी कंजंक्शंस यूज करते हैं, दो, ऑल दो, इवन इफ। इनका अर्थ यद्यपि होता है सभी का, एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, चाहे सेंटेंस में दो यूज करो, ऑल दो या इवन इफ। अब देखिए एक कंडीशन ये है कि ऑल दो के बाद हमेशा हम यट का यूज करते हैं, ऑल दो के बाद सेंटेंस में, दो के बाद भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन ऑल दो की स्थिति में हमेशा यट लगाएंगे। इवन इफ का यूज भी दो की तरह किया जाता है, लेकिन इवन इफ ज़्यादा एम्फेसाइज करता है बात को, यानी कि दबाव ज़्यादा बताता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर, वह गरीब है, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो अब इसमें देखिए कॉन्ट्रास्ट है, ऑल्दो यानी कि विरोध है, यद्यपि, ही इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी वह ईमानदार है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, कॉमा लगा के। कॉमा की जगह हम येट भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं जैसे लिखा हुआ है। इसमें इवन इफ भी हो सकता है, इवन इफ ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, या इवन इफ ही इज़ पुअर यट ही इज़ ऑनेस्ट। इसके बाद देखते हैं दूसरा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। तो देखिए ये भी कॉन्ट्रास्ट है, कठिन परिश्रम करके भी फेल हो गया। दो, यद्यपि, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इसके बाद देखते हैं रिजल्ट बताने के लिए कंजंक्शन यूज होते हैं, सो मीन्स इतना, और दैट यानी कि ये एक ही कंजंक्शन है, सो डेट डेस दैट, इतना की। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, इट वाज वेरी स्टॉर्मी लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात बहुत तूफानी थी, आई कुड नॉट स्लीप साउंडली, मैं गहरी नींद में नहीं सो सका। तो देखिए यहाँ पर वेरी, यहाँ पर कुड नॉट लगा हो, या ये जब प्रेजेंट टेंस होता है तो यहाँ पर होता है कैन नॉट, तब हम यूज़ करते हैं सो डेडेडेस दैट। तो इट वॉज सो, वेरी की जगह हम लगाएंगे सो, इट वॉज सो स्टॉर्मी लास्ट नाइट। फिर इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे दैट यहाँ पर, और आई कुड नॉट स्लीप साउंडली। अगर यहाँ पर ये
प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ पर कैन नॉट लगा होता। इसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। देखिए इसमें ये प्रेजेंट टेंस है तो ये इसमें लगा कैन नॉट। और ही कैन नॉट रन फास्ट, तो ही इज़ वेरी को हटाएंगे सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, वह इतना कमज़ोर है कि वह तेज़ नहीं दौड़ सकता है। इसके बाद देखते हैं आठवां, पर्पस बताने के लिए, सो दैट यानी कि ताकि, इन ऑर्डर दैट इसलिए कि, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, ये कंजंक्शन यूज़ होंगे। देखिए सो दैट के बाद हम लगाते हैं मे या माइट, और लेस्ट के बाद हम लगाते हैं शुड। सो दैट जब इकट्ठा आता है, सो दैट देखिए दो होते हैं कंजंक्शन, एक तो होते हैं सो डेडेस दैट, जैसे हमने अभी देखा था, जैसे ये और ये, इतना की, इसका अर्थ इतना, इसका अर्थ की। और ये सो दैट जब साथ में हो तो इसका अर्थ होता ताकि। तो साथ में जब सो दैट हो तो मे या माइट लगाएंगे अगले सेंटेंस में। अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दूसरे सेंटेंस में मे लगेगा, पहला सेंटेंस यदि पास्ट है तो दूसरे सेंटेंस में माइट लगेगा। और इसमें तो क्या होता है, लेस्ट जब सेंटेंस में आता है तो लेस्ट के बाद जो सेंटेंस होगा उसमें लगेगा शुड। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, वॉक केयरफुली, धीरे चलो, सावधानी पूर्वक चलो, यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। तो वॉक केयरफुली लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, इसका अर्थ होता है यू शुड फॉल डाउन। लेस्ट के बाद हम क्या लगा देते हैं अगले सेंटेंस में, सहायक क्रिया शुड। इसके बाद ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। ही वांटेड टू मीट हिज अंकल, वह अपने अंकल से मिलना चाहता था। तो ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, सो दैट ताकि, ही माइट, सो दैट के बाद ये पास्ट टेंस है ना तो यहाँ पर लगा माइट, मीट हिज अंकल, और दिल्ली गया ताकि वह अपने अंकल से मिल सके। इसके बाद देखते हैं मैनर बताने के लिए, एज का अर्थ होता है जिस तरीके से, सो फार एज मीन्स जहाँ तक कि, एज इफ मीन्स मानो कि। तो एज इफ के बाद वर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉक्स, वह चलता है, इन अ सर्टेन वे, एक निश्चित तरीके से। ही सीम्स टू बी अ प्रिंस, वह एक प्रिंस लगता है। तो ही वॉक्स, वह चलता है, एज इफ मानो कि, ही वर अ प्रिंस, वह एक प्रिंस हो। एज इफ के बाद हम वर का यूज़ करते हैं। एज इफ का अर्थ होता है मानो कि या जैसे कि, वह चलता है जैसे कि एक प्रिंस हो। इसके बाद है यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने मुझसे एक निश्चित तरीके से ट्रीट किया, व्यवहार किया। आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, मैं भी तुमसे उसी तरह से ट्रीट करूँगा, व्यवहार करूँगा। तो आई विल ट्रीट यू, मैं तुमसे ट्रीट करूँगा, व्यवहार करूँगा, एज यानी कि जिस तरीके से, यू हैव ट्रीटेड मी, जिस तरीके से तुमने मुझसे ट्रीट किया है। लास्ट सेंटेंस आपके लिए, ही इज़ एंग्री विथ मी, फुल स्टॉप, ही विल नॉट हेल्प मी। तो इनको मिलाकर के आप एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए और कमेंट कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।